Hey guys, how are you all? My name is मुक्ता थी और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरटीएससी फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चर एग्जाम। ये पार्ट फोर्थ है इस सीरीज के अंदर। हम लोग पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस में पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3 आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट फोर्थ में हम लोग आगे ये क्वेश्चन करते हैं। शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड 43 तक हम लोग कर चुके थे प्रीवियस इसके अंदर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which folk deity was born in Undu Kashmir village in Barmer district of Rajasthan? राजस्थान की बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के उंडू काश्मीर गांव में कौन से जो लोक देवता हैं उनका जन्म हुआ था? कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था? हमने फोक डाइटीज की थी, उसमें हमने देखा था कि जो रामदेव जी हैं उनका जन्म होता है उंडू काश्मीर, जो कि शिव तहसील के अंदर पड़ता है, बाड़मेर के अंदर। राइट, तो रामदेव जी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के बारे में और क्या क्या चीजें हम मतलब जानते हैं, क्योंकि रामदेव जी की बात आई है तो दो चार चीज इनके बारे में देख लेते हैं। एक तो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1405 एडी के अंदर। कहाँ पे हुआ था वो इसमें मेंशन ही है, उंडू काश्मीर शिव तहसील के अंदर हुआ था। कब हुआ था तिथि याद रखिएगा। तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जो जन्म है वो हुआ था, जिसे बोला जाता है बाबे की बीज। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। 405 एडी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद, जस्ट अ सेकेंड, अपने आप स्टार फिगर ले लेता है यहाँ से, जस्ट भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। इस दिन इनका मेला भी भरता है। रामदेव जी के बारे में कुछ और बातें हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि रामदेव जी जो है इनके मेघवाल डिवोटीज जो हैं उनको रिखिया बोला जाता है। इनका जो मंदिर होता है उसके ऊपर जो 5 रंगों की जो ध्वजा होती है, 5 कलर्स फ्लैग होता है, उसे नीजा बोला जाता है। तो रिखिया ध्यान रखना। रिखिया क्या है? मेघवाल डिवोटीज को बोला जाता है। नीजा क्या है तो वो ध्यान रख लेना, रामदेव जी से रिलेटेड है। जो 5 कलर फ्लैग होता है उसे बोला जाता है। इन्होंने एक सेक्ट एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था कामड़िया सेक्ट, है ना, कामड़िया सेक्ट। तो कामड़िया सेक्ट जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था रूनीचा के अंदर। इनफैक्ट जो राजस्थान के फोक डांस आता है एक तेरा ताली, तो वो तेरा ताली डांस जो है वो कामड़िया सेक्ट की जो औरतें हैं वही करती हैं। तो वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो कामड़िया सेक्ट जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इनकी जो डिसिपल्स थी वो मतलब आई माता या बिलाड़ा माता, और मतलब आपकी जो ये क्या कहते हैं उसको, डाली बाई, वो इनकी डिसिपल्स थी। तो इनकी अगर डिसिपल्स की बात करें, डिसिपल्स जो थी जो इनकी शिष्या थी वो आ जाती है आई माता या बिलाड़ा माता और अपने डाली बाई, बिलाड़ा माता और डाली बाई। ठीक है, एंड डाली बाई, ये इनकी थी। इन्होंने एक रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था 24 बानियां। याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। 24 बानियां नाम का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, राइट। तो दिस वाज द टेक्स्ट व्हिच वाज रिटन बाय रामदेव जी। रामदेव जी के मंदिरों के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो हम सबको ही पता है रुनीचा के अंदर जहाँ मेला भरता है इनका, तो रुनीचा जैसलमेर में इनका एक मंदिर आता है। एक इनका मंदिर आता है मसूरिया हिल जोधपुर के अंदर। उसके अलावा एक मंदिर आता है बिनाठिया पाली में। और अजमेर का जो खुंडियास है उसे बोला जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। ठीक है, तो एक तो आपका रूनीचा हो गया, रूनीचा हो गया, उसके अलावा मसूरिया हिल हो गया, मसूरिया हिल। ठीक है, इसके अलावा बिनाठिया हो गया, बिनाठिया जो कि पाली के अंदर है, और खुंडियास जो कि अजमेर के अंदर है, खुंडियास। ठीक है, खुंडियास जो कि अजमेर में है, इसे बोला जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा। रामदेवरा, रामदेव जी की बातें आई तो ये चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो रामदेव जी की बता दी। ऐसे क्या होता है कि रिवाइज होता जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following was not a military cantonment in Rajputana?
इनमें से कौन सा मिलिट्री कैंटोनमेंट नहीं था? तो वैसे भी जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट किया करा करो पहले। तो कौन सा मिलिट्री कैंटोनमेंट नहीं था? 1857 का रेवोल्यूशन करवाया है मैंने, मतलब ये चीजें हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी। तो नसीराबाद, देवली, टोंक, एरियनपुरा, कौन सा इसमें से मिलिट्री कैंटोनमेंट नहीं था? तो हम सब जानते हैं कि टोंक नहीं था। देखो एक्चुअली 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पे राजस्थान के अंदर 6 कैंटोनमेंट थे, ठीक है। इसे हमने एक ट्रिक से भी याद किया था, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने क्या किया था कि एएनबी की ब्रांच कहाँ पर? देववाड़ा के अंदर, देववाड़ा के अंदर। तो ए से हमने ध्यान रख लिया था एरियनपुरा, इसको आप चाहे एरियनपुरा लिख दो या फिर एरियनपुरा लिख दो, ठीक है। एन से नसीराबाद हो गया, एरियनपुरा कहाँ पे? पाली में। एन से नसीराबाद हो गया। डी से ब्यावर हो गया, ब्यावर नसीराबाद, ब्यावर अजमेर के अंदर। दी से देव से हो गया देवली, देवली कहाँ पे पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। और वाड़ा से हो गया खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में देवली भी दे रखा है और टोंक भी दे रखा है, तो हम जान सकते हैं कि भाई देवली के अंदर था, देवली टोंक में पड़ता है। तो इस वजह से टोंक इज नॉट, कि भाई जहाँ पे नहीं था। पहले तो नॉट है तो हम इसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं कि भाई नॉट पूछा है ना। अब ये जो 6 कैंटोनमेंट्स थे उसमें से भी ब्यावर और जो खेरवाड़ा है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 रिवोल्ट में। टू रिमेम्बर है, ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, which was the AGG of Rajputana at the time of revolt of 1857? 1857 का जो रिवोल्ट था उस टाइम पे राजस्थान का एजीजी कौन था? कौन था राजस्थान का एजीजी? राजस्थान के एजीजी उस टाइम पे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सब जानते ही हैं आप लोग, 1857 का रिवोल्ट किया है हमने। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो उस टाइम पे राजपूताना के क्या थे, मतलब एजीजी थे। अब यहाँ पे हमें 1857 के बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई 1857 की जो क्रांति थी वो राजस्थान के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमें पता है नसीराबाद से स्टार्ट होती है ना। और नसीराबाद से स्टार्ट हो, नसीराबाद में जो 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो स्टार्ट करती है 28 मई को 1857 को। तो ये कहाँ से शुरू होती है? ये राजस्थान के अंदर शुरू होती है नसीराबाद से। नसीराबाद से, नसीराबाद में 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ध्यान रखना बीएनआई लिख रही हूँ मैं तो ध्यान रख लेना। 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो इसे स्टार्ट करती है। कब स्टार्ट करती है? 28 मई 1857, जबकि इंडिया में 10th मई में स्टार्ट हुई थी और राजस्थान के अंदर 28 मई को ये स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि कौन से क्या क्या है। नसीराबाद को तो हमने देख लिया कि नसीराबाद के अंदर जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे वहां पे कोलोनल कौन थे? नसीराबाद के अंदर थे कोलोनल न्यूबरी और आपका जो ये अपने कैप्टन स्कॉटिश वुड थे। इन दोनों को रिबेलियंस ने मार दिया था। तो ये दोनों नसीराबाद से रिलेटेड हो गए। नीमच जो था उसके अंदर कोलोनल एबॉट थे, जिन्होंने वो शपथ लेने की बात की थी, तो कोलोनल एबॉट वहां पे थे। मेजर बर्टन जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है, तो मेजर बर्टन जो है वो कौन थे? मेजर बर्टन जो है ये कोटा के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। कोटा के अंदर जब क्रांति हुई थी 1857 की, ये कोटा से रिलेटेड है। कोटा के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा में 1857 रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको डेट पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। 15 अक्टूबर 1857, ठीक है। 15 अक्टूबर को स्टार्ट होता है कोटा के अंदर जो ये अपने 1857 का रिवोल्ट है वो कोटा में 15 अक्टूबर को स्टार्ट होता है। मेजर बर्टन को जो रिबेलियंस है वो मार देते हैं, ठीक है। कोलोनल होम्स, कोलोनल होम्स कौन थे? कोलोनल होम्स आपको ध्यान हो तो कोलोनल होम्स जो थे इन्होंने आउवा को कैप्चर किया था। और आउवा को कैप्चर इन्होंने किया था बैटल ऑफ आउवा में। बैटल ऑफ आउवा किस किस के बीच में हुई थी? कोलोनल मतलब होम्स थे और दूसरी साइड में आपका ये क्या नाम है उसका, पृथ्वी सिंह लांबिया, जो कि कुशाल सिंह चंपावत जो थे उनके भाई थे। उनके साथ में पृथ्वी सिंह लांबिया और जो कोलोनल होम्स थे उनके बीच में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ आउवा। बैटल ऑफ आउवा की डेट याद रख लेना। बैटल ऑफ आउवा, आउवा बैटल ऑफ आउवा की डेट आती है 20 जनवरी 1858, ठीक है। 20 जनवरी 20 जनवरी 1858 इसकी डेट आती है और इन्होंने
आउवा को कैप्चर किया था। अब आउवा की बात आई है तो आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि इससे पहले दो बैटल्स और हुई थी। एक तो बैटल ऑफ बिठोड़ा हुई थी जो कि 8 सितंबर को हुई थी, 8 सितंबर 1857 को, और एक हुई थी बैटल ऑफ चेलावास जो कि 18 सितंबर 1857 को हुई थी। बैटल ऑफ बिठोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बैटल ऑफ बिठोड़ा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैटल ऑफ बिठोड़ा, ठीक है ना, बैटल ऑफ बिठोड़ा हुई थी 8 सितंबर 1857 को। और बैटल ऑफ चेलावास, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, चेलावास, ये हुई थी 18 सितंबर 1857 को। इन दोनों ही बैटल के अंदर जो आपका ये कुशाल सिंह ये अपने कुशाल सिंह चंपावत था वो ही इसके अंदर जीता था। जो फर्स्ट बैटल हुई थी बैटल ऑफ बिठोड़ा, ये तो कुशाल सिंह चंपावत और कैप्टन हीथकोट के बीच में हुई थी। दूसरी बैटल जो थी ये बैटल ऑफ चेलावास, ये हुई थी अगेन कुशाल सिंह चंपावत, और उसके मतलब ऑपोजिट साइड में कौन था, एजीजी थे, यानी कि जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे वो थे, और उसके अलावा मेक मोशन था, मेक मोशन को मार दिया गया था, ठीक है ना, इस बैटल में। तो ये इन बैटल्स के थोड़े से नाम हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सैडलर कॉटन कौन था? सैडलर बेसिकली ये कोटा रेवोल्यूशन से ही जो कोटा के अंदर 1857 का रिवोल्ट है उसी से रिलेटेड है। ये सैडलर जो था ये वो था डॉक्टर, जो वहां पे ब्रिटिश रेजिडेंट से उनका डॉक्टर था सैडलर, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस को भी हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन मार्च 1948 which four states were joined from to form मत्स्य यूनियन? मार्च 1948 में कौन से चार स्टेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन करके मत्स्य यूनियन फॉर्म किया था? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मत्स्य यूनियन का क्वेश्चन पहले के क्वेश्चंस में भी आ चुका है, अभी पीवाईक्यूज में हमने किया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? डू टेल मी व्हाट इज द आंसर। एक तो आपका ये मत्स्य यूनियन हमने देखा था एबीसीडी, है ना, तो एबीसीडी जिसमें हमने देखा था अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये मर्ज होते हैं मत्स्य यूनियन के में। इसके साथ साथ में एक ठिकाना भी मर्ज हुआ था, कौन सा था वो ठिकाना? नीमराना, ठीक है ना। तो ये आपका ये अपने वो हो गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आ गए। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो मत्स्य यूनियन के अंदर ज्वाइन हुआ था। मत्स्य यूनियन वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ या फर्स्ट फेज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा जो है वो, इसमें देखो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा जो है ये तो फोर्थ स्टेज के अंदर इंटीग्रेशन हुआ था इनका, जब ग्रेटर राजस्थान बना था। कोटा ये कोटा बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, शाहपुरा हो गया, राइट, जस्ट सेकेंड, शाहपुरा हो गया, किशनगढ़ हो गया, झालावाड़ हो गया, ये सारे के सारे सेकंड स्टेज के अंदर मर्ज हुए थे। सेकंड स्टेज के अंदर या सेकंड फेज जो है राजस्थान के इंटीग्रेशन की, उसके अंदर ये मर्ज हुए थे, जिसको फॉर्मर राजस्थान भी बोला जाता है। उदयपुर जो है ये उदयपुर हुआ था थर्ड स्टेज के अंदर, उदयपुर थर्ड स्टेज के अंदर इंटीग्रेट हुआ था। करौली तो आपको पता ही है फर्स्ट स्टेज में हुआ था, तो करौली को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। आपने देखी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many levels has the excavation work of कालीबंगा carried out? कालीबंगा का एक्सकावेशन कितने लेवल्स के अंदर हुआ था? तो कालीबंगा का एक्सकावेशन बताइए कितने लेवल के अंदर हुआ था? इसका आंसर है 5 लेवल्स में हुआ था। देखो कालीबंगा का जो एक्सकावेशन है, जो फर्स्ट 2 लेवल्स थे उसके अंदर तो प्री हड़प्पन, ठीक है, वो फर्स्ट जो 2 लेवल्स थे वो प्री हड़प्पा था, और जो लेटर के जो 3 लेवल्स थे वो हड़प्पा, ठीक है। कालीबंगा के बारे में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कालीबंगा का क्वेश्चन आया था तो वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। एक चीज ध्यान रख लेना कालीबंगा को लेकर के, कि कालीबंगा को इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। और ये बात किसने बोली थी? ये दशरथ शर्मा ने बोली थी। तो इट वॉज कॉल्ड एज थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कालीबंगा को इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड कैपिटल किसने कहा है? तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइफ ऑफ तेजाजी? तेजाजी राजस्थान की फोक डाइटी है, फोक डाइटी का क्वेश्चन पूछा गया आपसे।
तो इनमें से कौन सी तेजा जी की वाइफ का नाम है? बताओ कौन है तेजा जी की वाइफ? तेजा जी की वाइफ, देखो हम ऑप्शन से चलते हैं। मैना दे, मैना दे कौन थी? मैना दे रामदेव जी की माँ का नाम था, तो रामदेव जी की माँ थी ये, रामदेव जी मदर, ठीक है। नेतल दे कौन थी? नेतल जी जो हमारे रामदेव जी हैं उनकी वाइफ का नाम था, ठीक है। नेतल दे रामदेव जी की वाइफ का नाम था। फूलम दे, फूलम दे कौन थी? फूलम दे का दूसरा नाम आता है सुप्यार दे, ये पाबू जी की वाइफ का नाम था। सुप्यार दे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सुप्यार दे। सुप्यार दे पूछ लिया जाए या फिर फूलम दे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाबू जी की वाइफ थी। पाबू जी भी लोक देवता है। पाबू जी की वाइफ पेमल, तो बची पेमल। पेमल जो है वो तेजा जी की वाइफ का नाम था। पेमल, ध्यान रखना, तेजा जी की वाइफ का नाम क्या था? पेमल। रामदेव जी की वाइफ का नाम नेतल, और जो पाबू जी है उनकी वाइफ का नाम फूलम दे या फिर सुप्यार दे। इसके अलावा एक दो और डाइटी है जिनके वाइफ के नाम याद रख लेना, जब हम ये कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। गोगा जी की वाइफ का नाम क्या था? गोगा जी जो थे उनकी वाइफ का नाम था केलम दे, केलम दे। गोगा जी की वाइफ का नाम था केलम दे। और जो अपने मल्लीनाथ जी हैं उनकी वाइफ का नाम था रानी रूपा दे। मल्लीनाथ जी का भी लिख लेते हैं, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी की वाइफ का नाम था रानी रूपा दे। हो सकता है ये आपको यहाँ पे ना दिखे, मेरी फोटो के बीच में ये छुप जाए, बट आपको इसकी पीडीएफ में दे दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और देवनारायण जी, देवनारायण जी की जो वाइफ थी उनका नाम था पीपल दे। देवनारायण जी, देवनारायण जी की जो वाइफ थी उनका नाम था पीपल दे, ठीक है, पीपल दे। तो ये कुछ लोक देवता हैं जिनकी वाइफ के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the dance of Mewar region that is performed for 40 days in a month of Sawan Bhadro? सावन भादो के महीने में राजस्थान के मेवाड़ रीजन का ऐसा कौन सा डांस है जो कि 40 दिन तक परफॉर्म किया जाता है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मेरू नाट्य की। ये राजस्थान का ओल्डेस्ट फोक ड्रामा है जिसे बोला जाता है गवरी, है ना। तो हम गवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवरी की बात कर रहे हैं। गवरी की बात की जाए तो गवरी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का मेरू नाट्य, मेरू नाट्य। राजस्थान का ये जो मेरू नाट्य है ये ओल्डेस्ट फोक ड्रामा है। अगर हम बात करें तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो भगवान शिव के ऊपर होती है, भगवान शिव को लेकर के है। इसमें भगवान शिव को पुरिया बोला जाता है। राई बुढ़िया जो है वो इस ड्रामा के अंदर शिव और भस्मासुर को दिखाया जाता है राई बुढ़िया से। ये जो ड्रामा है या डांस कह लो इसे, ये मेवाड़ रीजन की जो भील है वो इसे करते हैं। 40 दिन तक ये परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट ये स्टार्ट होता है जो आपका भादवा की एकम है उससे लेकर आश्विन नवमी तक ये चलता है, ठीक है। भादवे की एकम से लेकर के आश्विन नवमी तक ये जो गवरी है ये चलता है इतने टाइम तक। इसके अंदर कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि राई हो गया, खटकुटिया हो गया, झमाटिया हो गया, खेलिए हो गया, सॉरी ये अपने पट भोपे हो गए, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। जो मेन कैरेक्टर के अलावा जो होते हैं उनको खेलिए बोला जाता है, ठीक है। मेन कैरेक्टर के अलावा जो होते हैं उनको खेलिए बोला जाता है। तो मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। उसमें राई हो जाता है, और आपका ये होता है अपने खटकुटिया, खटकुटिया और झमाटिया, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, झमाटिया, ठीक है। और आपका ये पट भोपे, पट भोपा, ठीक है। उसके अलावा जो अदर होते हैं उसको बोला जाता है खेलिया। जो इस पूरे उसका जो एक स्टोरी टेलर होता है, नरेटर होता है, सूत्रधार हो रहा होता है, उसको बोला जाता है कुटकुटिया, ठीक है ना। तो जो इसका स्टोरी टेलर होता है उसको क्या बोला जाता है? कुटकुटिया, कुटकुटिया, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना गवरी के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें फीमेल का जो कैरेक्टर है वो भी मेल के द्वारा ही किया जाता है। तो फीमेल कैरेक्टर जो है वो भी, फीमेल कैरेक्टर वो भी प्ले किया जाता है, प्ले बाय मेल्स। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा वो है तो जिसमें फीमेल कैरेक्टर मेल के द्वारा मतलब कि प्ले किया जाता है। तो वो ध्यान रखना गौरी के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। कब से कब तक होता है तो मैंने इसका टाइम भी आपको बता दिया। भाद्रपद की जो भादवा है
भाद्रपद की जो एकम है उससे लेकर के आश्विन की नवमी तक, आश्विन नवमी, नवमी झीलों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मेवाड़ रीजन के जो झील है उनके द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, गवरी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सिविलाइजेशन साइट हैव 8 सिल्वर पेंचमार्क कॉइन्स फाउंड? कौन सी सिविलाइजेशन जो साइट है जहां से 8 सिल्वर के पेंचमार्क कॉइन्स मिले हैं? तो कौन सी साइट है जहां से सिल्वर के पेंचमार्क कॉइन्स मिले हैं? बताओ, अगर आपने सिविलाइजेशन किया है तो पता होगा। आंसर है बेरट। बेरट जो है वहां से मिलता है जो 8 सिल्वर बेंचमार्क कॉइन्स है। बेरट जो है वो कहाँ पे है? ये एंशियंट सिविलाइजेशन है, ये है विराट नगर जयपुर, विराट नगर जयपुर। विराटनगर के बारे में आपको पता होगा कि जब एंशियंट टाइम्स के अंदर जो ये अपने जनपद हुआ करते थे ना, महाजनपद, तो उसके अंदर जो मत्स्य जनपद था उसकी कैपिटल था विराटनगर। ठीक है, तो विराटनगर के अंदर ही आपको देखने को मिलता है ये बेरट सिविलाइजेशन जो है। यहाँ पे मतलब काफी सारी चीजें मिलती है। इनफैक्ट जो बुद्धा का जो टेम्पल है, बुद्ध भगवान का टेम्पल है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो यहाँ से भाबरू इंस्क्रिप्शन मिली है बेरट से, भाबरू इंस्क्रिप्शन, डू रिमेम्बर इट, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। भाबरू इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से मिलती है। यहाँ से ये अपने शंख स्क्रिप्ट यहाँ से मिली है। शंख स्क्रिप्ट के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। शंख स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ से इस सिविलाइजेशन से आपको मिलती है। भाबरू इंस्क्रिप्शन हो गई और शंख स्क्रिप्ट यहाँ पे मिली है। और उसके अलावा यहाँ पे बुद्धिस्ट रिमेन्स जो हो गए, बुद्धिस्ट टेम्पल रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं। वो सब कुछ यहाँ से ये वाला जो है वहां से बैरट सिविलाइजेशन है वहां से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हु बिकेम द रूलर ऑफ मेवाड़ आफ्टर द डिफीट ऑफ महाराणा सांगा? Who became the ruler of मेवाड़ after the defeat of महाराणा सांगा? महाराणा सांगा की डिफीट के बाद में कौन बने थे मेवाड़ के रूलर? मेवाड़ डायनेस्टी हमने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अच्छे से की है। सबसे पहले तो हम महाराणा कुंभा की बात करते हैं कि महाराणा कुंभा जो है उनके बाद में जो उनके बेटे होते हैं रायमल, वो राजा बनते हैं। रायमल के 4 बेटे थे, ठीक है। एक तो आपके पृथ्वीराज थे, उसके बाद में ये पृथ्वीराज हो गए, जयमल हो गया, जयसिंह हो गया और महाराणा सांगा हो गए। ये 4 जो थे ये जो महाराणा जो रायमल थे उनके बेटे थे। महाराणा सांगा जो है उनके भी 4 बेटे थे। महाराणा सांगा के 4 बेटे कौन कौन थे? एक तो आपका था ये रतन सिंह, एक आ जाता है ये भोजराज, एक विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो थे वो तो जो रानी कर्मावती थी वो उनसे महाराणा सांगा के बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। और उसके अलावा रतन सिंह और भोजराज थे। भोजराज जी को इनफैक्ट आपको पता है कि राजस्थान की जो महान संत हुई है मीराबाई, उनके पति थे भोजराज। तो महाराणा सांगा की जब डेथ होती है उसके बाद में जो रतन सिंह होते हैं वो रूलर बनते हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाते, ज्यादा लंबा नहीं टेक पाते, क्योंकि जो बूंदी के जो रूलर होते हैं राव अपने ये सूरजमल हाड़ा, जो कि महारानी कर्मावती के भाई होते हैं, वो इनको मार देते हैं, ठीक है। अब गद्दी खाली हो गई तो कौन बैठेगा? कर्मावती का बेटा बैठेगा, यानी कि विक्रमादित्य। तो अब विक्रमादित्य रूलर बनते हैं, पर विक्रमादित्य जी बहुत लंबा नहीं चल पाते, बलवीर उनको मार देता है। फिर उसके बाद में उदय सिंह, एंड उदय सिंह जी के बाद में आपको पता है महाराणा प्रताप। तो इस तरीके से ये जो मतलब रूलर्स हैं वो उनका सीक्वेंस ये है। इनफैक्ट हमने जब राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ हिस्ट्री की थी तो हमने क्रोनोलॉजिकल इवेंट के रूप में ही किया है। तो अगर आपने नहीं कवर किया है तो मैंने प्लेलिस्ट ऐड की हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कवर कर लीजिएगा। पढ़ाया है मैंने मेवाड़ की हिस्ट्री और बहुत अच्छे से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्रोनोलॉजिकली वाइज मैंने चीजें करवाई है वहां पे। तो रतन सिंह हो जाएगा इसका आंसर। राणा रतन सिंह जो हो गए वो मेवाड़ के एज सच जो रूलर बनते हैं महाराणा सांगा के बाद में। विक्रमादित्य की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है, हमने देख लिया, क्योंकि ये रतन सिंह के बाद में बने थे, उदय सिंह विक्रमादित्य के बाद में बने थे। और राज सिंह की अगर बात करें तो ये तो बहुत बाद में आते हैं, ये जगत सिंह फर्स्ट के बेटे थे, ये बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
हम लोग कहाँ पे थे? लाइफ स्टॉक सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द लाइफ स्टॉक सेंसस 2019, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 2019 का जो लाइफ स्टॉक सेंसस था, विच वाज द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, तो कितनी थी? लाइफ स्टॉक हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। 568 लैक्स जो है ये इसका आंसर है, और ये हमने कवर किया है। ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इनफैक्ट आपको इसके साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो वो है 146 लाख। इसके अंदर 82% का इंक्रीज देखा गया है। 82% का इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, 82% यहाँ पे 82% का इसके अंदर इंक्रीज देखा गया पोल्ट्री की पॉपुलेशन। ठीक है ना, इतनी है। इसके साथ में आप ये भी ध्यान रख लेना कि भाई लाइफ स्टॉक सेंसस की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी पोल्ट्री की जो पॉपुलेशन है वो 146 लाख हो जाती है। 82% इसके अंदर इंक्रीज देखा गया है। राजस्थान में हम लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लाइफ स्टॉक कहाँ पे है। तो मैक्सिमम लाइफ स्टॉक देखने को मिलता है, मैक्सिमम लाइफ स्टॉक है वो बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मैक्सिमम लाइफ स्टॉक? बाड़मेर के अंदर। मिनिमम कहाँ पे है? तो मिनिमम भी आपको ध्यान होना चाहिए धौलपुर के अंदर। ठीक है, धौलपुर के अंदर है मिनिमम। इसके साथ में हमें लाइफ स्टॉक की डेंसिटी भी कई बार पूछ लिया जाता है। कई एग्जाम्स के अंदर लाइफ स्टॉक की डेंसिटी पूछी गई है। तो कितनी है लाइफ स्टॉक की डेंसिटी? 166। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको लाइफ स्टॉक के बारे में पता होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में से जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनसे शेयर कीजिएगा। बहुत कम ही दिन बचे हैं एग्जाम के अंदर, तो जितना मैक्सिमम आप शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल मुक्ता भीर पे शेयर कर देती हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे आप मुझसे चाहें तो जुड़ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। इनफैक्ट जो यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है वहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। जैसे कई बार वीडियोस जो है वो नहीं अपलोड हो पाते, कुछ टाइम कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं उन सब की वजह से, तो वो सारी चीजें मैं पोस्ट सेक्शन में भी शेयर कर देती हूँ। तो जो भी ईगरली वीडियोस का वेट करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे इंफॉर्मेशन रहती है इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मेरी तरफ से। तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे इससे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।